नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 38 एजेंडों पर निर्णय हुआ और साथ ही साथ 2 अन्य बिंदु पर भी विचार हुआ जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है 38 एजेंडा है और 2 मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा एजेंडा, तो कुल 40 मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद समक्ष विचारार्थ आया वह है कि दो आरक्षण अधिनियम हैं। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 में तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं, इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। क्या हो जाएगा? 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है। आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए। कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने, 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की है। तो ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का, ताकि इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप, जो 9th शेड्यूल है उसमें न्यायालय में विचाराधीन ये मामले नहीं होते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कैबिनेट ने लिया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट से अमेंड होता है। नहीं, जो 9th शेड्यूल में है, आपको तो आप जानकारी होगी, जो 9th शेड्यूल के मामले हैं वह न्यायालय में विचारार्थ नहीं रहते हैं। तो ये है 9th शेड्यूल के आइटम्स हैं। तो इसको भी 9th शेड्यूल में रखने का अनुशंसा भेजा गया है। ये पार्लियामेंट को ही पावर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। 9th शेड्यूल में जो आइटम्स हैं उसमें न्यायालय में विचार नहीं किए जाते हैं। तमिलनाडु का एक्ट उसी 9th शेड्यूल में है। अकेला एक राज्य है जिसका 9th शेड्यूल में है। दूसरे 2 अन्य बिंदु हैं, मैं जानकारी देना चाहता हूँ अन्य जो सामान्य एजेंडा शुरू होने से पहले। पहला अन्य एजेंडा में माननीय मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने धन्यवाद दिया जो आरक्षण अधिनियम अधिसूचित हुआ। दोनों अधिनियम जो अधिसूचित हुए हैं उसके लिए मंत्रिपरिषद ने उनको धन्यवाद दिया। ये पहला अन्य बिंदु था। और दूसरा अन्य बिंदु यह था कि जो राज्य सरकार को जो जातिगत गणना के आधार पर जो 3 योजनाएं स्वीकृत की गई, पहली है जो 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को जो दिया जाना है, उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका के माध्यम से जो सतत जीविका पर्यटन योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है। और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है, उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। इतनी बड़ी राशि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि जल्दी हो सके। मंत्रिपरिषद में यह भी विचार आया कि इस पर काफ़ी दिन से, जब से 2010 से इस पर बार बार केंद्र सरकार को अनुरोध किया जा रहा है और अंतिम बार 2013 में
इस 2017 में इस पर अनुरोध किया गया था। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है, तो मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाने का अनुरोध किया जाए। तो यह निर्णय हुआ है। कैबिनेट के निर्णय में यह उल्लेखित है कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी इस मामले में आई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। पुनः वर्तमान केंद्र सरकार को 2017 में राज्य सरकार ने अनुरोध किया और अब पुनः मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुरोध किया जाए। तो दो अन्यान बिंदु थे और दो महत्वपूर्ण जो अधिनियम को 9 शेड्यूल में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण मामले थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य एजेंडा है मैं क्रमवार में चलूँगा। पहला है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित मामला है। इसमें जो अत्याचार अधिनियम में जो मृतक होते हैं उनको नौकरी दी जाती है और उसमें शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। यदि 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता नहीं भी हो तो उन्हें इस शर्त पर रिक्रूट कर लिया जाएगा कि वह 2 साल में अपनी शैक्षणिक जो स्तर है उसको सुधार करेंगे और उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब वो छठा पास करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, छठा पास हो जाएगा, लेकिन यह है कि वो अपना जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें सुधार करेंगे। 2 साल में वो अपना अंडरटेकिंग देंगे। उद्योग विभाग का एजेंडा था जिसमें मिसेस मरासा सरोवर प्रीमियर बोधगया में 5 स्टार होटल का प्रोजेक्ट क्लियरेंस दिया गया। पथ निर्माण विभाग का एक एजेंडा था जिसमें सारण जिला अंतर्गत मशरक शामकोडिया रेलवे स्टेशन के बीच शीतलपुर मशरक स्टेट हाईवे 73 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 34B2 के बदले आरओबी रोड ओवर ब्रिज का निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसमें 56 करोड़ 2 लाख का व्यय होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण वर्ग का एक एजेंडा था जिसमें जितने छात्रावास बन रहे हैं उनके प्रबंधन के लिए एक छात्रावास प्रबंधक का एक काडर सृजित किया गया जो इन छात्रावासों के प्रबंधन में कार्य करेंगे और सभी छात्रावासों को मेंटेन करेंगे। इसमें ये काडर क्रिएट किया गया। अभी तो काडर ही क्रिएट किया गया। जितने भी छात्रावास हैं छात्रावास के लिए पद क्रिएट किया गया। आपके भवन निर्माण विभाग का एक एजेंडा था ब्रिज सिंह का तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र नगर अवर प्रमंडल पटना। इनको निगरानी का रिश्वत कांड में रंगे हाथ पकड़े गए थे और इनको दंड भी हो गया था। इनको सेवा से बर्खास्त किया गया। भवन निर्माण विभाग का एक और एजेंडा था जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्थानिक अभियंता कार्यालय जो रेजिडेंट इंजीनियर का कार्यालय है उसमें पद सृजन किए गए। इसमें 12 पदों का सृजन हुआ। तो बिहार भवन जो दिल्ली में है उसमें इंजीनियरिंग कार्डर के 12 पद सृजित किए गए। भवन निर्माण विभाग का एक और एजेंडा था जिसमें गैर योजना मद में एक पद जो वास्तुविद है जो आर्किटेक्ट है उसका पद सृजित हुआ था। तो आर्किटेक्ट का एक पद सृजित हुआ था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के लिए ज़मीन का हस्तांतरण हुआ। यह पर्यटन विभाग के दखल कब्ज में ज़मीन थी और ये 8 करोड़ 88 लाख 93 हज़ार रुपये के दर से यह ज़मीन मेट्रो रेल स्टेशन के लिए स्थानांतरण हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक और एजेंडा था जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुपालन के लिए उसका प्रसंस्करण लैंडफिल साइट के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ। निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत एक एजेंडा था जिसमें पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व सृजित पदों को अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में वर्णित पद सोपान अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन का निर्णय लिया। इसमें 1 करोड़ 86 लाख 62 हज़ार रुपये की स्वीकृति हुई। तो पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन का पद सृजन हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक एजेंडा था जिसमें भोपाल जिला अंतर्गत स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोपालगंज के निर्माण कार्य के पूर्व स्वीकृत योजना की लागत 73 करोड़ 13 करोड़ को बढ़ाकर 97 करोड़ 16 लाख 53 हज़ार रुपये
ये रिवाइज्ड एस्टिमेट सैंक्शन हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग में सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया। तो हर कॉलेज का एक अपना सोसाइटी रहेगा, जिसमें एक मैनेजमेंट सोसाइटी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जनरल बॉडी होगी, जो उस अभियंत्रण विद्यालय का मैनेजमेंट देखेगा। वित्त विभाग ने सभी सरकारी कर्मी मंत्री सहित मोबाइल जो क्रय का दर है उसमें संशोधन किया है, मोबाइल फ़ोन के दर में। वित्त विभाग के एक और एजेंडा था जिसमें मैं आपको रेट्स बता दूंगा, वो सर्विस किस किस को क्या दर है, मैं रेट का सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। वित्त विभाग का वैसे मामले जो 1/9/2005 के पूर्व अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना में तहत थे और 1/9/2005 के बाद जो बाद ज्वाइनिंग किए, एडवर्टाइजमेंट पुराना था लेकिन ज्वाइनिंग बाद में, ये बार बार नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का कन्फ्यूजन रहा है। तो ये कहा गया कि जिस वर्ष में एडवर्टाइजमेंट था उस वर्ष का जो पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना होगी तो पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। कौन सा? वित्त विभाग का था एजेंडा नंबर 14 में, जो 1/9/2005 के बाद तो न्यू पेंशन स्कीम थी, लेकिन बहुत सारे मामले थे जिसमें पुरानी पेंशन योजना के अवधि में एडवर्टाइजमेंट निकला लेकिन ज्वाइनिंग बाद में किए, तो पुरानी पेंशन योजना उन पर लागू हुई। हाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में अररिया जिला में स्थापित फनेश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया का जो एस्टिमेट था 73 करोड़ 13 लाख से बढ़ाकर 98 करोड़ 57 लाख बढ़ा दिया गया है। तो यह रिवीजन ऑफ एस्टिमेट हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय में आर्किटेक्चर कोर्स आरंभ किया गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 14 शैक्षणिक पदों का सृजन हुआ। एक प्राध्यापक हैं, सह प्राध्यापक 3, सहायक प्राध्यापक 10। तो एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है जो गया में सृजित हुआ। वित्त विभाग का ये सभी कर्मचारियों के लिए सूचना है कि जो डीए दर है 42 से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। तो 42 कौन सा? डीए वाले में चंदा नंबर 17 दीजिए, हम आपको बता देते हैं। वित्त विभाग में जो राष्ट्रीय बचत कार्यालय है उसमें वर्तमान पदस्थापित कार्यरत लिपिक कार्यालय परिचारियों को जिला समान्वय के समान पर, जो 19 लोग हैं जो राष्ट्रीय बचत कार्यालय में पदस्थापित थे, अब राष्ट्रीय बचत कार्यालय बंद कर दिया गया है, तो उनका समायोजन अब जिला वर्ग में कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में श्री कृष्णा चिकित्सा महाविद्यालय SKMCH में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। जो भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर है, उसको 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया अनुदान के रूप में, और इसके लिए बजट ही उपलब्ध किया गया है। आपके द्वारा डीए के बारे में पूछा गया था। डीए में कुल राशि ये करीब 533 करोड़ 11 लाख रुपए लगेगा, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है, और 433 करोड़ लगेगा रिटायरमेंट, तो कुल 966 करोड़ लगेगा। जहाँ तक कितने कर्मचारी हैं इसकी सूचना ये विभाग से आपको मिल जाएगी। वार्षिक है, कुल 966 करोड़ रुपए व्यय होगी अतिरिक्त। तो स्वास्थ्य विभाग का मैंने आपको बताया कि भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध करा गए हैं। ये ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।